Good morning, students. This is the second part of chapter number 5, which is states of matter in chemistry. In previous session, we have already discussed about Boyle's law, Charles' law, Avogadro law, and Gay-Lussac's law, and Graham's law also. So today's session we will discuss about basically Dalton's law of पार्शियल प्रेशर. आज के सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन का केवल यही एक पार्ट है, ठीक है. रिमेनिंग पार्ट जो थे वो बाकी सारी तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में, लेकिन आज के सेशन में ये एक और टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. आज हम इसको डिस्कस करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. व्हाट इज़ डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ. ठीक है, तो क्या होता है ये देखते हैं. व्हेन टू आर मोर नॉन रिएक्टिव गैसेज आर इनक्लोज्ड इन अ वेसल, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज. ठीक है, तो कहता है कि अगर किसी वेसल में यानी किसी कंटेनर में नॉन रिएक्टिव गैसेज, ठीक है, ऐसी गैसेज हों जो कि नॉन रिएक्टिव, जो आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं, अगर उन गैसेज को हम फिल कर देते हैं तो जो टोटल प्रेशर होता है उस कंटेनर का या फिर उस वेसल का, वो इंडिविजुअली वन बाय वन जितने भी गैसेज हैं सभी गैसेज के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है टोटल वेसल का प्रेशर. ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं. सपोज दैट एक हमने कंटेनर लिया और हमने उसमें दो नॉन रिएक्टिव गैस फिल कर दिया, गैस ए एंड गैस बी, या फिर 3 ले लिया आपने, गैस ए, गैस बी, गैस सी. ठीक है, तीनों को जब हम उस कंटेनर में फिल करके बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो वो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होती है, तो वो आपस इधर उधर मूव करेंगे तो वो उस वेसल के कंटेनर से टकराएंगे, जिसके कारण उसमें प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. तो उस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा उन तीनों गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा. यानी सपोज दैट अगर हमारे पास 3 गैस थे ए बी सी, तो तीनों का अगर प्रेशर हम मान लेते हैं P1, P2, P3, तो तीनों के जो प्रेशर का सम होगा उस कंटेनर के टोटल प्रेशर के इक्वल होता है. यानी P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस 3. ठीक है, एक्वस टेंशन. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वस टेंशन. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्वस टेंशन, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इनका यूज आता है, आप ध्यान रखेंगे. Pressure of non-reacting gases are generally collected over water and therefore are moist. Pressure of dry gas can be calculated by subtracting vapor pressure of water from total pressure of moist gases. ठीक है, जनरली जो भी नॉन रिएक्टिंग गैसेज होते हैं वो कलेक्टेड होते हैं या फिर डिपॉजिट होते हैं वो वाटर पर या फिर मॉइस्ट के फॉर्म में. तो उनको जब भी हम एक क्लोज्ड कंटेनर में फिल करते हैं तो वो उसमें कुछ मॉइस्ट भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो कि एक्वस टेंशन कहलाता है. तो अगर हमें जो कैलकुलेशन करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें जो प्रेशर लेना है वो ड्राई गैस का प्रेशर लेना होता है. ठीक है, उसमें कोई इम्प्योरिटी वगैरह ना हो. तो हम ड्राई गैस का प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें ड्राई गैस का टोटल प्रेशर पता चल जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि जब भी टोटल प्रेशर ड्राई गैस, क्योंकि कैलकुलेशंस करते समय हमें ड्राई गैस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अगर क्वेश्चन में एक्वस टेंशन मेंशन नहीं किया है तो फिर वो समझ लीजिए कि वो ड्राई गैस का ही कंडीशन है. बट अगर वहाँ पे एक्वस टेंशन मेंशन कर देता है तो इसका मतलब कि हमें पहले टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जो प्रेशर हमें मिलेगा उसी पे बेस्ड हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. ओके, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर है उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम लोग समझते हैं, जहाँ से हम लोग एक फार्मूला भी देखेंगे. लेट द टेम्परेचर T 3 गैसेज इनक्लोज इन द वॉल्यूम V exert पार्शियल प्रेशर P1, P2 एंड P3 रेस्पेक्टिवली. देन ठीक है, सपोज दैट हमारे पास 3 गैसेज हैं. ठीक है, और
T टेम्परेचर पर हम V वॉल्यूम के कंटेनर में उन तीनों ही गैसेस को फिल कर देते हैं, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 P2 P3 है। तो उस पर बेस्ड कुछ हमारे रिलेशंस बनते हैं। वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, जिसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N आपका नंबर ऑफ मोल्स हैं, R गैसियस कांस्टेंट है, T जो है आपका टेम्परेचर। तो यहाँ हमने माना है कि जो टेम्परेचर है वो T है, सबके लिए सेम टेम्परेचर है, तो T की वैल्यू जो है वो किसी भी रिलेशन में चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम भी जो कंटेनर सबके लिए सेम ही है, ठीक है, क्योंकि कंटेनर जो है वो अंदर से पार्टीशन नहीं किया गया, उस पूरे कंटेनर में कोई भी जो गैस है वो फ्रीली मूव कर रहा है, तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा उस कंटेनर का वॉल्यूम ही कंसीडर किया जाएगा, टोटल वॉल्यूम V। लेकिन उनका प्रेशर जो है वो अलग अलग है, P1 P2 P3, और नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग, क्योंकि सभी गैसेस का अमाउंट इक्वल है ये ज़रूरी नहीं, अलग अलग अमाउंट में गैसेस, और R तो गैसियस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है। तो जो इक्वेशन होता है कि PV इज इक्वल टू NRT, तो वहीं से हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। तो फॉर द फर्स्ट गैस P1 इज इक्वल टू N1RT अपॉन V, सेकेंड P2 इज इक्वल टू N2RT अपॉन V, एंड थर्ड वन इज P3 इज इक्वल टू N3RT अपॉन V। तीनों ही रिलेशन को हम, जो हमारा इक्वेशन था कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, उसमें हम पुट कर देते हैं, तो RT अपॉन V जो है वो तीनों से कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलता है N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। तो ये P टोटल इज इक्वल्स टू क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। अगर और भी गैसेज लेते हैं तो N4 N5 एंड सो ऑन, ठीक है, इंटू RT अपॉन V, ठीक है। अब फर्स्ट गैस की अगर हम बात करें, एक गैस अगर हम लेते हैं, सपोज दैट किसी भी गैस A के साथ अगर हम रिलेशन निकालते हैं, तो P1 इज, सपोज दैट कि P1 में हमने P टोटल से डिवाइड कर दिया, तो P1 क्या था, N1 RT अपॉन V था, ठीक है। वही यहाँ पे हम कर देते हैं कि P1 अपान P टोटल, तो P1 अपान P टोटल इज इक्वल टू हो जाता है N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3, और बाहर जो होगा वो RTV अपान RTV, क्योंकि जो N1 RT अपान V था वो ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई करने पे, तो RTV कैंसिल हो जाता है, आपका टोटल क्या आ जाएगा, P1 अपान P टोटल इज इक्वल टू N1 अपान N। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स टोटल, तीनों ही गैसेस का जो मोल्स का सम है वो स्मॉल n है। और यही तो रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन का, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस या जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होता है उसका क्या रिलेशन होता है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यही यहाँ पर रिलेशन आ गया, तो x1 से हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3, आपको पता ही है, तो आप यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं कि P1 इज इक्वल्स टू x1, सॉरी बाई मिस्टेक यहाँ पर N1 लिख दिया गया है लास्ट लाइन में, सबसे नीचे वाली लाइन आप देखेंगे वहाँ P1 इज इक्वल्स टू x1 P टोटल है, ठीक है, न कि वहाँ पे N1 है, वहाँ पे क्या है P1 इज इक्वल्स टू x1 P टोटल, गॉट इट। इसी तरह से P2 इज इक्वल्स टू x2 P टोटल, P3 इज इक्वल्स टू x3 P टोटल। तो P1 P2 P3 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस है, ठीक है, और x1 x2 x3 क्या है, नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, एंड P टोटल जो है वो टोटल कंटेनर पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, गॉट इट। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी जो है बहुत इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेन एज्यूम्पशंस क्या है इसके देखते हैं। गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोई भी जो गैस होता है वो कई सारे लार्ज अमाउंट में स्मॉल पार्टिकल्स को कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वैल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है।
अगर हम ये एज्यूम करें कि एक गैस का जो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है वो कितना वॉल्यूम कवर करता है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, तो वो नेग्लेजिबल होगा, क्योंकि उस गैस के उस कंटेनर में जितने भी गैसेस होंगे वो मिलियंस या फिर ट्रिलियंस, वो बहुत ही अधिक होंगी। उसमें एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, वो नेग्लेजिबल मान लिया जाता है। There is continuous rapid random motion of gas molecules. The molecules collide with each other and with the walls of container. तो आप जानते ही हैं कि अगर गैसेस को किसी भी कंटेनर में फिल करते हैं तो वो रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं और साथ ही साथ वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी टकराते हैं। The molecules are perfect elastic bodies and there is no loss of kinetic energy during collision. ठीक है, जब भी इनको किसी कंटेनर्स में हम फिल कर देते हैं तो वहाँ पर ये आपस में जब भी कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, ठीक है, तो ये कोलिजन के ड्यूरिंग अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ नहीं करते हैं। देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो नेग्लेजिबल होता है, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि देयर इज़ नो अट्रैक्टिव फोर्सेज। ठीक है, द प्रेशर exerted by a gas is due to the bombardment of gaseous molecules against the wall of the container. ठीक है, तो जब किसी भी गैस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है गैस मॉलिक्यूल्स पे, तो वो बहुत ही तेज़ी के साथ जो कंटेनर ऑफ वॉल्स ऑफ कंटेनर होता है उस पर जा कर के वो बहुत तेज़ी से टकराते हैं। द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पॉजेस डिफरेंट वेलोसिटीज़ एंड हैंस डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग तरह की वेलोसिटी होती है, अलग अलग तरह की एनर्जी होती है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सभी जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना अधिक होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही अधिक होगी, टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी लो होती है। तो यहाँ का एक रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT, where Ke is kinetic energy and R is gaseous constant and T is absolute temperature. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होता है 3/2 KT। ठीक है, तो यहाँ पर R जो था वो आपका क्या था कि वो गैसियस कांस्टेंट था, या फिर उसी को हम कह सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं तो 3/2 KT। ये K क्या होता है यहाँ पर, ये भी कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट इज़ गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। ऊपर वाले रिलेशन में गैसियस कांस्टेंट था वो सभी मॉलिक्यूल्स के लिए था, मतलब टोटल ओवरऑल गैस के लिए था। पर अगर एक मॉलिक्यूल के लिए लिया जा रहा तो वहाँ पे K यूज़ करेंगे जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल होता है, और R जो है वो पूरे गैस के लिए कांस्टेंट होता है। ओके, तो K की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो K इज इक्वल्स टू होता है R/Na। Na क्या है? अवोगेड्रो नंबर। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, R की वैल्यू जो प्रीवियस सेशन में आपको बताई गई थी कि R की अलग अलग 4 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो 8.023 का हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं अपॉन 6.23 इंटू 10⁻23, उसको कैलकुलेट करते हैं तो K की वैल्यू आ जाती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो K की वैल्यू यही यूज़ करना होगा। फ्रॉम द एबव पोस्टुलेट द काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव्ड एज। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 RT के इक्वल होती है। ठीक है, RT के जगह पे अगर हम चाहें तो PV भी लिख सकते हैं। ठीक, कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। अगर हम पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यानी N की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो PV इज इक्वल्स टू RT। RT के जगह पे आप पुट कर सकते हैं PV, तो 3/2 PV इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है 1/2 हाफ mv²। तो यहाँ पे हमने U यूज किया है। ठीक है, तो जब हम दोनों तरफ देखेंगे कि 1/2 और उधर 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप उसको रख करके जब करेंगे तो आपको ये रिलेशन आएगा। कैसे करना है
कि इसको जो आपका इस वीडियो में जो आप फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, तो RT के जगह पे आपको पुट कर देना है PV, और काइनेटिक एनर्जी के जगह पे पुट कर देना है हाफ mu²। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 को उधर चेंज कर देंगे तो आपका रिलेशन आ जाता है कि PV इज इक्वल टू 1/3 mu²। ठीक है, वेयर u इज इक्वल टू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। u की अगर वैल्यू देखेंगे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आता है √3RT/m। PV के जगह पे RT भी लिख सकते हैं या फिर हम RT के जगह पे PV भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, वेलोसिटीज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो गैस मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज़ होती हैं, उनको हम देखते हैं। द डिफरेंट वेलोसिटीज पॉजेज बाई गैस मॉलिक्यूल्स आर, फर्स्ट इज दैट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अल्फ़ा। ठीक है, इट इज़ द वेलोसिटी पॉजेड बाई मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है कि ये वेलोसिटी तब फाइंड आउट की जाती है जब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैसेस, यानी अधिक से अधिक गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है √2RT/m, आर गैसियस कांस्टेंट, T टेम्परेचर एंड m फॉर मास ऑफ द गैस। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज़ ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटीज़ का एवरेज जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। और एवरेज वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू √8RT/πm। ये रिलेशन डायरेक्ट ही यूज किया जाएगा, इसका डेरिवेशन क्लास 11th में नहीं है, तो आप परेशान मत होइएगा कि ये कहाँ से आया है, डायरेक्ट ही यूज किया जाता है। इस पे बेस्ड एक एक क्वेश्चंस आपके NCERT बुक में दिए गए हैं और सभी पे नहीं है, कुछ ही पर हैं, जैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पर पूछा गया है, तो इस पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये रिलेशन बस आपको पता होना चाहिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट ही पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैसेस क्या होता है या फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है। एक क्वेश्चन इसमें बड़ा फेमस है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, तो अभी हम इस वीडियो में ही आपको वो बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसे हम RMS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मीन आप जानते ही हैं, क्लास 10th में आप पढ़े ही होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। मीन इज जस्ट लाइक एवरेज, सभी का सम निकाल करके जितने होते हैं नंबर ऑफ से डिवीज़न करना ही रूट मीन कहलाता है। ठीक है, और ये रूट मीन है, तो इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि u इज इक्वल्स टू √N1C1² प्लस N2C2² प्लस N3C3² एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे N1 जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, C वेलोसिटी है, ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, सेकेंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, मॉलिक्यूल और अपान में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सबको ऐड कर देते हैं तभी वो आता है रिलेशन। तो u इज इक्वल टू होता है 3RT/m। ठीक है, और इसी के इक्वल अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं RT के जगह पे आप जानते हैं कि PV भी लिख सकते हैं। u इज इक्वल टू √3RT/m और इक्वल टू √3PV/m और इक्वल टू 3P/d। डी फॉर डेंसिटी, मास अपान वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से मास अपान वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर है, मास नीचे है, तो इस वजह से ये 1/d हो गया है। ठीक है, ये तीनों ही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फार्मूले हैं। जो अभी हमने कहा कि रिलेशन क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में, वो होता है 1:1.128:1.224। ये तीनों में रिलेशन, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। ओके, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, जो आइडियल गैस तो कोई होता नहीं है, तो उससे कैसे जो गैसेज होते हैं वो डेविएट कैसे होते हैं, कैसे डेविएशन शो करते हैं, और पॉजिटिव डेविएशन होगा, निगेटिव डेविएशन होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
At high pressure and low temperature, the gases deviate considerably from the ideal behavior. Deviation can be expressed in terms of compressibility factor Z expressed as, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि कोई भी नेचर में आइडियल गैस तो है नहीं, सभी जो हैं वो रियल गैस हैं, बट कि जब इससे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उनमें बाकी सारी चीज़ें भी चेंज होती हैं, तो इस वजह से वो डेविएशन शो करते हैं। तो उनका वॉल्यूम बढ़ सकता है, घट सकता है, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज, तो ये चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। तो इसी वजह से हम लोग डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर देख रहे हैं, ठीक है। तो आइडियल बिहेवियर का जो डेविएशन है वो एक्सप्रेस किया जाता है कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में, कि किसी भी गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी तो डेविएशन हमें पता चलेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z इज इक्वल टू PV/nRT होता है। इन केस ऑफ आइडियल गैस ये जो रिलेशन होगा यानी PV इज इक्वल टू nRT होगा, तो PV/nRT है वो कैंसिल हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर Z की वैल्यू 1 आती है यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है तो आप आइडियल गैस मानेंगे, ठीक है। जिस भी गैस के लिए अगर हमें डेविएशन चेक करना है या फिर हमें ये चेक करना है ये आइडियल गैस है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में, कि PV/nRT करेंगे उस गैस के लिए, और अगर Z इज इक्वल टू 1 आया तो आइडियल गैस होगा। PV इज़ नॉट इक्वल्स टू nRT, तो Z इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, तब वो क्या होगा, रियल गैस होगा। अगर 1 आया तभी आइडियल होगा, 1 से कम या अधिक आया तो वो रियल गैस होता है। तो दो कंडीशन बनते हैं, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। निगेटिव डेविएशन इन सच केसेस Z इज़ लेस देन 1, Z की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, तो गैस इज़ मोर कंप्रेसिबल, गैस को अधिक से अधिक आप कंप्रेसिबल कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और ये निगेटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, इन सच केस Z इज़ ग्रेटर देन 1, Z की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, तो इस गैस जो होगा वो लेस कंप्रेसिबल होगा, ओके। द फैक्टर अफेक्टिंग द डेविएशन आर, तो कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो कि डेविएशन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ द गैस है, ये कैसे अफेक्ट करता है। इन जनरल द मोस्ट इजीली लिक्विफिएबल एंड हाईली सॉल्यूबल गैसेज सो लार्जर डेविएशन, ठीक है। यानी ये जो डेविएशन है वो किस पे, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रहा है। तो कुछ ऐसे गैसेज होते हैं जो इजीली लिक्विफिएबल होते हैं, आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड हाईली सॉल्यूबल गैसेज जो आसानी से घुल जाते हैं, ऐसे गैसेज जो होते हैं वो अधिक से अधिक डेविएशन शो करते हैं, लार्जर डेविएशन शो करते हैं। प्रेशर भी अफेक्ट करता है, द डेविएशन इज़ मोर एट हाई प्रेशर, ठीक है। प्रेशर अधिक होता है तो डेविएशन भी अधिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन सो निगेटिव डेविएशन एट लो प्रेशर एंड पॉजिटिव डेविएशन एंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये लो प्रेशर पर निगेटिव डेविएशन और हाई प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, द डेविएशन इज़ मोर एट लो टेम्परेचर एंड H2 एंड He ऑलवेज सो पॉजिटिव डेविएशन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो वही उसी तरीके से टेम्परेचर भी, टेम्परेचर लो होगा तो डेविएशन इस अधिक से अधिक होता है। कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इज ड्यू टू फॉल्टी एज्यूम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर्टिकुलरली नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। ये डेविएशन इस वजह से होता है क्योंकि कुछ हम लोग काइनेटिक थ्योरी के कुछ एजम्पशंस जो हैं वो फॉल्ट हैं, जो कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर वैलिड नहीं होते, उस समय ये एजम्पशंस वर्क नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं, कि वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वैल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा कि ये वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स जो वैल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं वो टोटल वैल्यूम ऑफ द गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब एक नेग्लिजिबल, देखिए कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, कि इतनी वैल्यू होगी तो उसको हम नेग्लिज, कुछ भी हो अगर वो मॉलिक्यूल है तो वो 0.0000 कुछ भी होगा, लेकिन कुछ तो वैल्यू होगा, एकदम ज़ीरो तो नहीं होगा, वो ग्रेटर देन 0 तो होगा। इस वजह से कुछ तो डेविएशन शो होगा ही, क्योंकि ये फॉल्टी एजम्पशंस हैं।
देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ऐसा भी नहीं हो सकता कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं हो, तो वो भी हम कहते हैं कि नेग्लेजिबल है। नेग्लेजिबल है मतलब नेग्लेजिबल मतलब कम है, इसका मतलब ये ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि 100% उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर वो गैस के गैस ही रह जाते, कभी लिक्विड में कन्वर्ट होते ही नहीं। उनके अंदर वो प्रॉपर्टी है, उनमें भी बहुत ही मिनिमम अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वही अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ करता है, जिसके कारण वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये दोनों ही जो काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशंस हैं, ये दोनों ही जो हैं वो 100% करेक्ट नहीं है, ये फॉल्ट हैं, ठीक है। क्योंकि नेग्लेजिबल वर्ड जो है वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। इसी वजह से डेविएशंस हमें देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट इज वान डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है। तो वान डर वाल्स इक्वेशन आपको फिजिक्स में भी पढ़ना होगा, बट यहाँ पर केवल इक्वेशंस, वहाँ पे आप डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे केवल इक्वेशन के बारे में ही हमें जानना है। आफ्टर वॉल्यूम एंड प्रेशर करेक्शन वान डर वाल्स ऑब्टेन द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एन मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। वॉल्यूम और प्रेशर करेक्ट करने के बाद, जो कि ये फॉल्टी कंडीशंस थे काइनेटिक थ्योरी में, वान डर वाल ने कुछ इक्वेशंस बताया। क्या कि अभी जनरली हम लोग जैसे देखते थे, सिंपली कहते थे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बट उन्होंने पी और वी में, प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ करेक्शन किया। क्या कि पी प्लस एन स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे P प्रेशर है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, V वॉल्यूम और R गैसियस कांस्टेंट और T आपका टेम्परेचर। अब बात आती है यहाँ पे कि A और B क्या है, ठीक है। तो A और B क्या है उनको भी हम देखते हैं। वेयर B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो B क्या है, एक तरह का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम है, ठीक है। और ये क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ओके। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए द ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ वान डर वाल्स फोर्सेस। ए की वैल्यू बढ़ेगी तो वान डर वाल्स फोर्सेस भी अधिक होंगे। एंड ग्रेटर इज द इजी विथ विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड। वान डर वाल गैसेस, वान डर वाल फोर्स अधिक होगा तो आसानी से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स इज मोर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी यूनिट्स ए जो और बी दोनों की यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स ऑफ वान डर वाल्स कांस्टेंट ए और बी की। तो प्रेशर करेक्शन P इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर और A इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो यूनिट बनता है आपका ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। और वॉल्यूम करेक्शन से देखें तो V इज इक्वल टू एन बी था, तो B इज इक्वल टू वी अपान एन, तो लीटर पर मोल होता है, ओके। लिमिटेशंस ऑफ वान डर वाल इक्वेशन, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। There is specific range of temperature and pressure to apply the equation. It deviate at very high pressure and very low temperature, ठीक है। अभी इन्होंने तो सबके लिए बता दिया कि वान डर वाल गैस जो है, वान डर वाल इक्वेशन जो है वो सब पे फॉलो होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरली जो डेविएशंस हमें देखने को मिलते हैं वो हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर पर ही मिलते हैं। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ही अधिक से अधिक हमें डेविएशन देखने को मिलता है, सभी टेम्परेचर पर हमें देखने को मिलता नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वान डर वाल इक्वेशन, उनका जो इक्वेशन है वो सबके लिए उन्होंने बताया कि सबके लिए सभी टेम्परेचर प्रेशर के लिए फॉलो होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डेविएशन जो है वो केवल हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ही दिखाई देता है। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं।
तो हम जानते हैं कि लिक्विफैक्शन करना यानी कि गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। द प्रोसेस इन विच लाइक गैसेस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड आर कॉल्ड लिक्विफैक्शन, ठीक है, और कंडेंसेशन भी कहते हैं हम लोग। बट ये कैसे होता है? या तो हम हाई प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर अधिक हो, या फिर टेम्परेचर लो करते हैं, तो कंडीशंस पर बनते हैं। तो देखते हैं, द फिनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज लिक्विफैक्शन। The liquefaction of a gas takes place when the intermolecular forces of attraction become so high that exist in the liquid. A gas can be liquefied by increasing pressure or decreasing temperature, ठीक है। तो दो कंडीशंस पर कोई भी गैस जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या तो वो प्रेशर इंक्रीज किया जाए या फिर टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए। ऐसा करने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम सो हाई, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो कि काफ़ी लो होता है वो हाई हो जाता है, जिसके कारण वो गैस से कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर, कुछ ऐसा टेम्परेचर होता होगा कि जहाँ पर जा कर के वो लिक्विड में कन्वर्ट होता होगा। इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव विच नो गैस कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है। तो ये क्या है कि ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके अबव विच यानी जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि मिनिमम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर के बिलो जाने पर ही कोई भी जो गैस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज़ का क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होते हैं, सबके लिए सेम नहीं होते हैं। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज़ 31.1 डिग्री सेल्सियस। 31.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सम गैसेज आर फॉलोज। हीलियम है तो 5.4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं लिक्विड में होगा, यानी कि ये समझ सकते हैं कि ये जैसे बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, उसी तरह से ये क्रिटिकल टेम्परेचर एक तरह से लिक्विफिएबल पॉइंट्स आप कह सकते हैं कि इसकी टेम्परेचर के नीचे जाने पर ही पर्टिकुलर गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू होता है 8A/27 RB। अब बात करते हैं क्रिटिकल प्रेशर। जिस तरह से क्रिटिकल टेम्परेचर है उसी तरह से क्रिटिकल प्रेशर भी है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द प्रेशर नीडेड टू लिक्विफाई अ गैस इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जिस प्रेशर को अप्लाई करके गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाई PC विच इज इक्वल्स टू A/27B², ठीक है। Next one is critical volume. The volume occupied by 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure is known as critical volume, ठीक है। तो किसी भी गैस को जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर लिक्विफाइड करते हैं किसी भी गैस के 1 मोल को, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाई VC एंड VC इज इक्वल्स टू 3B। Okay. Next is Boyle's temperature. Temperature at which a real gas exhibit ideal behavior for considerable range of pressure is called Boyle's temperature. यानी कोई भी रियल गैस उस टेम्परेचर को हम Boyle's टेम्परेचर करेंगे जिस टेम्परेचर पर कोई भी रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। कंसिडरेबल रेंज ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर चेंज करते रहें लेकिन उस टेम्परेचर पर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। दैट इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय TB विच इज इक्वल्स टू A/BR। ओके, यहाँ A और B जो है वो वांडर वाल इक्वेशंस वाले ही हैं, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। Next is liquid state. If a substance is having melting point below room temperature and boiling point above room temperature, the substance is known as liquid. तो एक नया
डिफिनेशन समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस विच है मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर के नीचे वो मेल्टिंग पॉइंट उसकी रूम टेम्परेचर से लो होती है, एंड बॉइलिंग पॉइंट एबव द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 25 डिग्री है, दिस इज कॉल्ड लिक्विड। इन लिक्विड स्टेट मैटर हैज़ डिफिनिट शेप एंड मॉलिक्यूलर मोशन इज इन सॉलिड एंड गैसेस। सॉरी, यहाँ इनडिफिनिट होगा, ठीक है। इन लिक्विड स्टेट मैटर हैज़ इनडिफिनिट शेप, ठीक है। आप सॉरी, एक मिनट, हाँ सॉरी, मैटर डिफिनिट है बट शेप एंड मॉलिक्यूलर मोशन इज इन बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस, ठीक है। तो मैटर तो प्रेजेंट होता है, मैटर तो उसमें प्रेजेंट है, डिफिनिट है, बट उसका शेप जो होता है इनडिफिनिट होता है, और मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो बिटवीन होता है सॉलिड एंड गैस। सॉलिड से अधिक होता है और गैस से कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी जो होता है वो सॉलिड से कम होता है और गैस से अधिक होता है। लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। फर्स्ट, वेपर प्रेशर। The pressure exerted by the vapor above the liquid surface when these are in equilibrium with the liquid at a given temperature is known as vapor pressure of liquid. Listen very carefully. वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है? हम जानते हैं कि लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है वेपर में, और जो वेपर को आप कोल्ड करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि लिक्विड से वेपर में और वेपर से लिक्विड में। सपोज दैट अगर हमारे पास एक कोई भी सपोज दैट आप घर में यूज़ होने वाला कोई भी यूटेंसाइल्स ले सकते हैं। यूटेंसाइल्स जैसे कोई बर्तन ले लिया आपने, उसमें क्या कर दिया कि आपने वाटर रखा, वाटर फुल न रखिए, उस बर्तन में आधा ही वाटर रखिए और उसको ऊपर से एक प्लेट से उसको ढक दीजिए। आप उसको हीट करेंगे तो हीट करने पर वो वाटर जो होगा वेपराइज्ड हो करके ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर जो होता है वो ढका रहता है। तो जो प्लेट होगा, प्लेट के बॉटम पर जा कर के आप देखते हैं कि प्लेट, जब आप प्लेट को ऊपर निकालते हैं तो प्लेट पर के नीचे आप देखते हैं कि कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स बने रहते हैं, क्योंकि नीचे से वेपर जब ऊपर आता है प्लेट पे टकराता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो ठंडा होने लगता है धीरे धीरे, फिर वो कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड में। तो वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जो वहाँ पे वेपर के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उस लिक्विड के सरफेस पे, दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये क्लोज्ड कंटेनर में ही जनरली देखने को मिल सकता है, या फिर हमारा जो आप देखते हैं वाटर साइकिल है वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर इतना ब्रॉड होता कि हमें समझ में, बट ये एक्सपेरिमेंट अगर हम घर पे करते हैं तो आपको आसानी से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड किस तरह का इस पर डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जितना अधिक आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपराइजेशन उतना ही तेज़ी से होगा, वेपर प्रेशर भी उतना ही अधिक हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या कहता है कि टेम्परेचर, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये एग्जैक्ट डिफिनेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का। ऐसा हम नहीं कहते टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये बच्चों वाला डिफिनेशन है, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, तो आप बताएंगे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point, okay. At 1 atm pressure boiling point is known as a normal boiling point, ठीक है। प्रेशर जब 1 atm होता है उस समय जो प्रेशर होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। 1 bar प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज ए स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। 1 बार प्रेशर जो होता है वो भी ऑलमोस्ट 1 atm के इक्वल होता है, बट उससे थोड़ा सा अधिक होता है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वेरीज लीनियरली विथ एक्सटर्नल प्रेशर।
बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे एक्सटर्नल बाहर का भी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है या फिर और किसी तरह से जो एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो किसी भी लिक्विड की चेंज हो सकती है। जैसे सपोज दैट अगर हम यहाँ देखेंगे, आप वाटर अगर कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होती है वाटर की जनरली। लेकिन अगर हम वही हिली एरिया में जाएंगे तो वहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है वो कुछ और होगा, वहाँ का प्रेशर कुछ अलग होता है। इसी वजह से हिली एरिया में जो फूड होता है वो जल्दी पक जाता है, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है। सरफेस टेंशन, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये क्या है, एक तरह का फोर्स है, ठीक है, जो कि एक्ट करता है पर यूनिट लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की सरफेस पे अगर एक इमेजिनरी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस पर एक परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया पर एक फोर्स एक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल गामा, इसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। डायमेंशंस केजी पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी लिक्विड के लिए डिपेंड करता है कि उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस किस तरह के हैं, कितने हैं। इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटर्स कॉल्ड स्टैल्गमोमीटर, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो होता है वो मेज़र करने के लिए हम लोग स्टैल्गमोमीटर का यूज़ करते हैं। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है, क्योंकि फोर्स कम हो जाता है। ये टोटली फोर्स पर डिपेंड, फोर्स अधिक होगा सरफेस टेंशन अधिक होगा, फोर्स कम होगा सरफेस टेंशन कम होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, जिसके कारण सरफेस टेंशन भी डिक्रीज करता है। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जो होती हैं वो सर्कुलर क्यों होती हैं, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? Viscosity is a measure of resistance to flow which arises due to friction between layers of fluid, ठीक है। विस्कोसिटी एक तरह क्या है कि ये मेज़र, यानी कि ये मेज़र करता है किसको, रेजिस्टेंस टू फ्लो विच अराइजेज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। आप देखते होंगे कि अगर एक लिक्विड को हम कोई भी लिक्विड हो, कोई भी फ्लूइड हो, जब हम सरफेस पे ड्रॉप गिरा देते हैं तो वो जब फ्लो करता है तो जो सरफेस है उस सरफेस और उस लिक्विड के लेयर के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है, जो कि उस लिक्विड को फ्लो होने से रोकता है। तो उसी का जो मेज़रमेंट होता है वही विस्कोसिटी कहलाता है, कि विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो विच अराइजेज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। व्हेन देयर इज ए रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी in passing from one layer to the next is called laminar flow, ठीक क्या है, when there is regular gradation of velocity in passing from one layer to next is called laminar flow, ठीक है। अगर रेगुलरली आपको जो फ्लो है वेलोसिटी, जो लिक्विड की वेलोसिटी अगर उसमें लगातार रेगुलर ग्रेडेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं लैमिनर फ्लो। उसके अलग अलग लेयर्स में भी अलग अलग तरह की हमें ग्रेडेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है, यानी जो विस्कोसिटी है एक तरह से कि जो फोर्स है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर इज इक्वल्स टू ईटा AdV अपॉन dz, ठीक है। तो फोर्स क्या है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर्स,
सभी लेयर्स कंटिन्यूसली फ्लो करते रहें, वो इक्वल होता है ईटा ए डी वी अपान डी जेड के। ए क्या है? आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। डी वी अपान डी जेड आप देख रहे हैं, तो ये डी वी अपान डी जेड क्या है? आपका डिफ्रेंसिएशन जो आप लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि डी वी अपान डी जेड, ये वी के डी जेड के रिस्पेक्ट में वी का डिफ्रेंसिएशन है। ओके, एंड ईटा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ईटा को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जो कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी कहलाता है। वेलोसिटी कोफिशिएंट इज द फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी एंड द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज यूनिट एरिया। ठीक है, अगर डी वी अपान डी जेड की वैल्यू यूनिट हो जाए और एरिया भी 1 ले लिया जाए, तो जो फोर्स होगा वो ईटा के ही इक्वल होगा। CGS यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज पॉइज। ठीक है, ईटा की यूनिट क्या होती है? CGS सिस्टम में पॉइज होती है, और SI यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस एट द टेम्परेचर राइजेस, because at high temperature molecules have high kinetic energy and can overcome the intermolecular forces to slip past one another। ठीक है, तो विस्कोसिटी जो होती है, किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है जब आप टेम्परेचर हाई करते हैं। टेम्परेचर हाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो फ्लो ऑफ द लिक्विड होता है वो भी बढ़ जाता है। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट point of this chapter, students. This chapter is completed and you can solve all the NCERT numericals with the help of these formulas which are provided in 2 sessions. Okay, if any kind of problem you can ask me. Okay, thank you students, have a nice day.